हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जो है CUT PG MBA की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए PYQ की एक सीरीज ला रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें तो आपके सिलेबस में टोटल जो है 9 टॉपिक्स हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज चैप्टर से 2022 से लेकर के 2025 तक परसेंटेज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एक और चैप्टर लेंगे। CSI CI मान ले लेते हैं, फिर पार्टनरशिप है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, वो है ना। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं उनकी PYQ की सीरीज हम लोग अब जो है लगातार आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें 22 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिए, और जिससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कौन से चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हमें करने चाहिए, कितना इसका लेवल होता है। 22 में क्या लेवल था, 23 का क्या लेवल था, 24 का क्या लेवल है, 25 का क्या लेवल है आने वाले एग्जाम में, जिससे कि आपको आइडिया भी लगे कि आप उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जैसे आप नीचे लिख रखा भी है कि CQP 12 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा, पढ़िएगा। कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट में जो है 68% वाटर है एंड ड्राई फ्रूट जो है कंटेन 20% वाटर। तो देखिए दो तरीके के आपके जो है फ्रूट हैं, एक फ्रेश है। तो जो आपका फ्रेश फ्रूट होगा उसमें दे रखा कि 68% वाटर है। अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना होगा उसके अंदर। तो जो पल्प होगा, ध्यान दीजिएगा, तो अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना होगा, जाहिर सी बात है 32% होगा, जो कि कुल मिला करके 100% होता है। तो अगर 100% में से अगर 68% वाटर है तो 32% आपका पल्प होगा। अब ड्राई फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रेश फ्रूट था, अगर हम ड्राई की बात करें तो ड्राई में कह रहा है कि 20% वाटर है। तो 20% अगर इसके अंदर वाटर है तो पल्प कितना होगा इसके अंदर, 80%। अगर यहाँ पे 20% वाटर है तो पल्प जाहिर सी बात है कुल मिला के 100% होता है, पल्प जो है 80% होगा। इसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा क्या कहता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पल्प की क्वांटिटी है, चाहे वो ड्राई फ्रूट से माने फ्रेश फ्रूट से कोई चीज ड्राई हो जा रही है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रही है, तो पल्प की क्वांटिटी नहीं बदलती है, उसका परसेंटेज चेंज हो सकता है। क्या कॉन्सेप्ट है कि पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, उसका परसेंटेज बदल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 80% हो गया, पहले 32 था, लेकिन क्वांटिटी जो है नहीं बदलेगी। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 100 kg आपका जो है फ्रेश फ्रूट था। अगर आपका फ्रेश फ्रूट 100 kg है तो उसमें से 68% तो वाटर हो गया, यानी 68 kg तो वाटर हो जाएगा, और 32% पल्प होगा, यानी कि 100 में 32% निकालेंगे तो 32 kg आपका पल्प होगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, परसेंटेज भले ही चेंज हो जाए। तो अगर यहाँ पे 80% पल्प है तो क्वांटिटी जो होगी ड्राई फ्रूट में भी 32 kg होगी पल्प की। तो परसेंटेज में ड्राई फ्रूट में जो पल्प है 80% है, और आप जानते हैं क्वांटिटी कितनी होगी इसकी, तो बदलेगी नहीं, ये 32 kg के इक्वल होगी। तो आपका पूछा था कि कितना किलोग्राम जो है आपका ड्राई फ्रूट जो है मिलेगा। तो अगर 80% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यही आपको निकालना है। आसान है, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। 8 की वैल्यू 32 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 10 के निकालेंगे तो 10 × 4 करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए आप, तो 40 kg मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, 40 kg। कुछ नहीं करना था, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि पल्प की जो है क्वांटिटी नहीं बदलती है, उसका परसेंटेज चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि फ्रेश फ्रूट के अंदर बोला 68% वाटर है, तो पल्प जाहिर सी बात है 32% होगा। तो चूंकि 100 kg फ्रेश फ्रूट में अगर हम कहें कि वाटर कितना है पल्प कितना है, तो इजीली निकाल सकते हैं कि 68 kg आपका वो वाटर हो जाएगा, 32 kg आपका पल्प हो जाएगा।
ड्राई फ्रूट के अंदर बोला था 20% वाटर है, तो 80% आपका पल्प होगा। तो 80% इक्वल्स टू 32 kg। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आसानी से हम निकाल लेंगे 40 kg। तो आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपका सीक्यूपी 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इफ टैक्स इज चार्ज एट 22% ऑन द फर्स्ट 5,50,000। देखिए 5,50,000 कह रहा है कि 5,50,000 पे जो है, कह रहा है कि कितना टैक्स लेता है वो? 22% का। देखिए 5,50,000 पे जो टैक्स ले रहा है, लग रहा है आपको 22% लग रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 5,50,000 से जो ज्यादा अमाउंट रहेगा उस पे 35% लिया जाता है। और कुल मिला करके जो पैसा है वो 8 लाख है। कितना आपका? 8 लाख। तो 5,50,000 अगर इधर हो गया, तो आप बताइए कि 5,50,000 ये हो गया, इस पे 22% लग गया, तो बचा कितना आपका? तो बच गया आपका 2.5 लाख में। देखिए पूरा मिला के 8 लाख है, तो 5.5 लाख ही हो गया, 2.5 लाख बचा। 2,50,000 इस पे लगता है 35% का टैक्स। साफ साफ लिखा है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट होगा 5,50,000 से, उस पे जो अमाउंट रहेगा उस पे 35% का टैक्स लगेगा। तो बताइए, तो यही आपको सॉल्व करना, कुल कितना टैक्स लगा। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो क्या करेंगे आप? क्या आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं। अगर आप डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आप देख रहे हैं सभी नंबर का डीएस अलग अलग है। इसका डीएस आप अगर आप चेक कर पा रहे हो, पहले वाले का डीएस आप देख पा रहे हो 2 है, इसका 3 है। इसका 8 2 10 यानी एक डीएस है। इसका देख पा रहे हैं आप 8 2 10 5 15 यानी 5+1। इसका डीएस जो है 6 है। अब हम क्वेश्चन का डीएस निकाल लेते हैं। देखिए 5+5 करेंगे 10। 10 का मतलब 1। 1+0 डीएस कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के यूट्यूब पे सर्च करिए, या अभी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाएंगे कैलकुलेशन की क्लास में, वहां पे डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, उसे एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए 5 5 10 होता है, 2 2 4 होता है, 4 × 1। 5 5 10, 10 का मतलब डीएस 1 आ जाएगा। 22 में दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो 4 आएगा। तो 4 × 1 करेंगे यानी 4, इसका डीएस 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 2 7 होगा, यहाँ 5 3 8 होगा। 7 8 का करें मल्टीप्लाई 56। 56 में 5 6 को ऐड करेंगे 11। 11 का मतलब 1+1 यानी 2, इसका डीएस 2 आएगा। तो 4+2 करेंगे यानी 6। यानी यहाँ पे जो डीएस आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। तो 6 डीएस किसका? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। विद इन 10 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर आप सिर्फ डीएस निकाल करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यानी पूरे सॉल्यूशन का डीएस 6 आ रहा है। ऑप्शन में चेक चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में डीएस 6 आ रहा है। तो ऑप्शन डी में 6 आ रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से आप बच जाएंगे। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 5 लाख यानी 5.5 लाख पे 22% का टैक्स है। टोटल 8 लाख रुपीज है। तो बचा कितना आपका? 2.5 लाख यानी 2,50,000। उस पे 35% का टैक्स है। इसी को कुल निकालना था, कुल कितना टैक्स लगेगा। तो मैंने इस तरह से आपको बताया कि इसमें डीएस कॉन्सेप्ट लगा करके आसानी से आंसर कर दीजिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ नंबर इंक्रीज बाय 20%। कोई नंबर उसको 20% इंक्रीज कर दिया गया, फिर से कह रहा है 20% इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड बी इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो टू गेट बैक टू दी ओरिजिनल नंबर। 20-20% का 2 बार इंक्रीमेंट है। नेट इंक्रीमेंट कितना होगा? अगर आपने क्लासेस कर रखी हैं, अगर आप हमसे कर रखी हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 20-20% का अगर हम नेट इंक्रीमेंट निकालें तो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है x+y, XY/100। हालांकि मैं आपसे कहता हूं ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए और कैलकुलेशन भी आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे 20% का 2 बार इंक्रीमेंट है, तो नेट इंक्रीमेंट क्या होगा? 20+20+20 × 20/100 क्या होगा? 20+20+20 × 20/100
हालांकि लिखना नहीं है, क्या है, लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। 20 + 20 करेंगे 40 आएगा। 20 × 20/100 करेंगे तो दोनों जीरो देखिए आपका दिमाग में होना चाहिए कैलकुलेशन में, ये 4 आ जाएगा, इधर 40 आएगा। 40 + 4 करेंगे 44%। तो ये 44% माइंड में होना चाहिए तुरंत दिमाग में। 20 20 40, 20 × 20/100 यानी 44% आ जाएगा। 44% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या आएगा, 44/100। 44/100 का मतलब होता है 11/25, 4 11 जा और 4 25 जा, इतने का इंक्रीमेंट आ गया आपका नेट। अगर आपको कह रहा है कि बैक जाना है तो कितने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है। अगर 11/25 का इंक्रीमेंट है तो कितने का डिक्रीमेंट करें हम, ओरिजिनल नंबर पे पहुंच जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इसी 11 को डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए। यानी कितने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, 11/11 में 25 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, इतने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब 11/36 को परसेंटेज में अगर आपको बदलना है तो बहुत आसान काम है। 100 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करते, 11/36 इंटू 100 करेंगे तो 1100 अपॉन आएगा 36। लेकिन अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन माने रखती है कि मैं यहीं से आंसर को फाइंड आउट कर दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है देख पा रहे हैं आप, 36 आ रहा है, न्यूमरेटर में 11 आ रहा है। यानी 36 का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीपल है, 36 9 का मल्टीपल है, यानी जो भी आंसर होगा उसका डिनोमिनेटर 9 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर जो भी आपका आंसर दे रखा है, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है, नहीं है। यहाँ तो जो एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको 9 दिख रहा है, आपका डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 + 20 × 20 × 20/100, 44% का इंक्रीमेंट, यानी 11/25 का इंक्रीमेंट। कितने का डिक्रीमेंट करें कि ओरिजिनल पे पहुंच जाए, 11/36। डिनोमिनेटर में 36 है यानी 9 का मल्टीपल, तो आंसर भी जो भी होगा उसमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। तो इसी को देख करके आप आंसर कर देंगे, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अब भी यहाँ पे देखेंगे, अगर आप डिवाइड भी करते ना तो भी आपको कुछ नहीं करना था। आप ये देख पाते यार यहाँ पे 110 आ रहा है, 36 से जब आप डिवाइड करेंगे 36 3 जा, यानी पहला नंबर जो आएगा आंसर में वो 3 आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 30, देखिए मैं 3 इसमें पहला नंबर आ रहा है, आंसर जब सॉल्व करेंगे तो 3 पहले नंबर पे आएगा। तो 3 देख रहे हैं यहाँ पे है, कहीं नहीं है, तब भी आंसर कर सकते हैं। तो यहीं पे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, डिनोमिनेटर में 9 देख करके आंसर कर दीजिए, या फिर सिर्फ एक बार डिवाइड कर 36 3 जा 3 को देख करके आंसर कर दीजिए। ये नहीं एग्जाम में जा करके पूरा 35/9% निकाल करके आना है। यही वो चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जिससे कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे आप कम टाइम में पेपर को सॉल्व कर पाए, यानी विद इन टाइम में पेपर को सॉल्व कर पाए। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए, कह रहा है कि 25% ऑफ 30% ऑफ 850 + 5 × 76 की वैल्यू क्या होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको ओरली पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/4। कितनी होती है, 1/4। ये आपका देखिए 1/4 हो गया। 30% की वैल्यू आप जानते हैं कि 3/10, ऑफ लगाने मल्टीप्लाई 850 और प्लस, अब 5 × 30 76 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मैंने सिखाया है। 5 का 7 में करेंगे 35 यानी 350, और 5 का जब आप 6 में करेंगे यानी 30, तो 350 में जब 30 ऐड करेंगे तो 380 मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 380, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको सॉल्व करना है, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 84 होता तो डायरेक्ट कट जाता, 21 आता, लेकिन ये 85 है, तो जब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है 21.25 आएगा। ठीक है, देख लीजिए 21.25 आएगा। 21.25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.75 आएगा। बहुत ही आसान मल्टीप्लाई, 21 3 जा 63 और 25 3 जा 75 और प्लस 380
यही आपको ऐड करना बहुत आसान है। 380 में 63 ऐड करेंगे यानी 63 ऐड करेंगे तो 443 आएगा, और 443.75 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन थी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो आप डिवाइड करना भी इजी था, और इसी तरीके से आपको करना है, तो 443.75 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 38.4% ऑफ 1450 प्लस 78.2% ऑफ 240 माइनस समथिंग, यहाँ पे कुछ कुछ आएगा, मान लेते हैं एक्स है, इसका स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा 20% ऑफ दिस। तो ऑप्शन दे रखा है कि 18 होगा, कि यानी क्वेश्चन मार्क्स की जगह 18 का स्क्वायर आएगा, कि 27 का स्क्वायर आएगा, कि 29 का स्क्वायर आएगा, कि 81 का स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, 38.4% ऑफ ये निकालना है, 78.2% ऑफ ये निकालना है, दोनों को ऐड करके अगर हम 20% ऑफ 77.4 उसमें से माइनस कर दें, तो हमारा आंसर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मतलब कि या तो 18 का स्क्वायर आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क अगर 18 18 का स्क्वायर आंसर आएगा, या 27 का स्क्वायर आना चाहिए, या तो 29 का स्क्वायर आना चाहिए, या तो 81 का स्क्वायर है जो कि 64 प्लस करके आएगा। तो यानी कि 38.4% ऑफ दिस, 78.2% ऑफ दिस माइनस 20% ऑफ 77.4 इज इक्वल्स टू 324 और 7 या 729 या 841 या 6400, इसी में से कोई आना चाहिए। आप क्वेश्चन समझ गए। अब आपको देखिए, आप देख पा रहे हैं कि आंसर में गैप बहुत ज्यादा है। 324 में, 840, 841 में, 729 में, 6400 में गैप ज्यादा ज्यादा है। तो हमको क्या करना है कि पॉइंट को लेना ही नहीं है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट भूल जाओ, .2 का कोई मतलब नहीं, .4 भूल जाओ। अब यहाँ पे 77, इसको .4 को भूल जाइए। अब आपके दिमाग में 38%, 78%, 20% दिमाग में होना चाहिए। अब ये सारी चीज हम ओरली करेंगे। जैसे कि हमें 38% 1450 का निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 30% निकालेंगे। 30% क्या होता है, ओरल 3/10 होता है। तो 1450 का जब 3/10 करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 145 का 3 गुना। तो 145 का जब 3 गुना करेंगे आप, तो ज्यादा सीधे सीधे दिख रहा है कि 435 आएगा। कितना आ जाएगा, 435। अब ये चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं दिमाग में, तो दिक्कत वाली बात है। मैंने क्या कहा, 30%। भाई 30% में 30/100, एक जीरो कैंसिल, 3/10 आएगा। अब उसका जब 1450 निकालोगे, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 145 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 435 आएगा। 8% बच गया। अभी 8% बताइए कितना होगा। अब 1450 का जब आप 8% निकालेंगे, तो क्या आएगा, 1450 इंटू 8%, माने 8/100, यानी 14.5। और 14.5 का जब 8 गुना निकालेंगे, तो देखिए 14 8 14 8 जो होता है 112, और यहाँ पे 4 कैरी भी आ जाएगा, तो 116 के करीब में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 116 के करीब में आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया, प्लस 78% आप 240 निकालना है। सबसे पहले आप 75% 240 का निकाल लीजिए। 75% का मतलब 3/4, और 240 आप तुरंत निकाल लेंगे कि भाई 63 जा 180, तो 180 ये हो गया। और 8% और निकाल लीजिए 2.240 का, तो 2.240 का 8% का मतलब हुआ, बहुत ही इजी है। आप जानते हैं कि 2.4 हो जाएगा, 8 गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है। सॉरी, 75, 3% निकालना होगा ना, 75 तो निकाल लिए, 3% निकालेंगे तो 2.4 का 3 गुना करेंगे, 7 के करीब में आएगा। तो 180 प्लस 7 करेंगे तो 187 हो जाएगा। ये देखिए पूरा आ गया। इसमें से माइनस कर दीजिए 20% यानी 1/5। 77 का 1/5 करेंगे तो 15 के करीब में आएगा। 15 15 इंटू 5 करेंगे 75 आता, तो 15 हम लेके चलेंगे। सबको ऐड कर लो यार, कितना, 4 1 500 हो जाएगा, 35 16 करेंगे कितना, 51, माने 550 ये हो गया। और 550 में अगर 187 आप ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 7 8 5 13, और 737 के करीब में आ रहा है। इसमें से अगर 15 माइनस कर दोगे तो 722। तो आंसर किससे करीब में आ रहा है, 722 का मतलब 729।
आप देख पा रहे हैं 27 का स्क्वायर क्या है, 729, इसी के करीब में आ रहा है, ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना था इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है 30 सेकंड के अंदर आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो आई थिंक आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, 38% इसका निकाल लीजिए, 78% इसका निकालना था, जैसे मैंने निकालने के लिए कहा वैसे निकाल लीजिएगा। उसमें से 15 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 20% ऑफ 77 जो 15 के करीब में आएगा। तो 15 माइनस करके मैं देख पा रहा हूँ कि 722 आ रहा है, तो किसके करीब में आ रहा है, 729 के करीब में आ रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि अमन ने 76% मार्क्स मिला, नेहा को 480 मार्क्स मिला है। यानी अमन को परसेंटेज मार्क्स दिया, नेहा को मार्क्स दे रखा है, कितना मिला हुआ है। कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट इक्वल्स टू द मार्क ऑब्टेन बाय अमन एंड नेहा टुगेदर। तो द मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट इक्वल्स टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय अमन नेहा टुगेदर, हाउ मेनी मार्क्स डिड अमन स्कोर इन द टेस्ट। तो कितना मार्क्स जो है अमन को मिला टेस्ट के अंदर। देखिए सबसे पहली बात यह कि हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता है, लेकिन अमन को जो मार्क्स मिला हुआ है वो मैक्सिमम मार्क्स का 76% मिला हुआ है। जो यानी टोटल मार्क्स जो होगा, जो टोटल मार्क्स है आपका, उसका 76%, जो भी टोटल मार्क्स होगा, अमन को कितना मिल रहा है, अमन को जो मार्क्स मिल रहा है वो टोटल मार्क्स का 76%। भाई हमें टोटल मार्क्स नहीं पता, लेकिन जब हम उसका 76% निकालेंगे, और 76 अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, ये 76 क्या है, ये 19 का मल्टीपल है। ये क्या है, 19, 19 4 या 76 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल 100% आएगा। आंसर जो होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। अब ये चीज देखिए, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यानी आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 19 का मल्टीपल है। 130 19 से कटेगा नहीं, 150 कटेगा नहीं, 142 कटेगा नहीं, लेकिन 152 कैंसिल हो जाएगा। 19 8 जा 152 होता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। पेन तक नहीं चलाना है इसमें, ये पेन फ्री क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ये पता हो कि 76 के अंदर 19 पाया जाता है, तो मेरा जो आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। तो उसको देख करके आप आसानी से आंसर टैकल कर लेंगे, 1520। पहला मेथड तो ये हो गया कि बिना पेन चलाए आंसर कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं भाई, सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए होता क्या है कि टोटल, देखिए टोटल मार्क्स जो कह रहा है कि जो अमन को मिला है 76%, अमन को मिला है 76%, और प्लस अगर उसमें से हम नेहा का मार्क्स ऐड कर दें तो कह रहा है कि टोटल मार्क्स के बराबर होगा, यानी 100% के बराबर हो जाएगा। तो 76 और 100 में जो गैप आ रहा है कितने का आ रहा है, 24% का। तो यानी कि 20% का दे, 24% का गैप है, और 24% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको उधर लेके चले जाएंगे 100% माइनस 76%, 24% आएगा, और इक्वल किसके आएगा, 480 के। तो अगर 24% 480 है तो 100% कितना होगा, सीधे सीधे आपको 20 गुना दिख रहा है। देखिए 24 का 20 टाइम्स क्या होता है, 480 होता है। तो 100 का 20 टाइम्स करेंगे तो 2000 आएगा। तो 2000 आपका 2000 आपका टोटल मार्क्स हो गया। और इसका कितना परसेंट मिला है अमन को, 76%। तो इसका जब आप 76% निकालेंगे, दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 20 × 76 करेंगे 1520। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 76 और 100 का डिफरेंस 24%, और 24% की वैल्यू 480 है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000। 2000 का 76 मिला हुआ है अमन को, तो 2076% निकालेंगे तो 1520 आएगा। तो 19 के मल्टीपल को देख के आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सॉल्व करना होगा तो आपको बस इतना एक लाइन के अंदर इसका जो है आंसर आप दे सकते हो। आई थिंक आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखिए फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के करे हुए हैं। क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 2.5%, अ पर्सन कैन बाय 9 kg मोर ऑफ राइस फॉर ₹1260 than before. If the price had risen by 12.5%, how much rice would have bought for the same sum?
देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस किया। हम लोग जो इस तरह के क्वेश्चन करते थे तो हमसे रेट पूछता था कि बताइए कि प्रेजेंट प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है। अगर आप परसेंटेज चैप्टर लगाए होंगे शीट में तो इस तरह क्वेश्चन दिखाई दिया होगा जिसमें आपसे पूछता है कि बताइए प्रेजेंट प्राइस क्या है और ओरिजिनल प्राइस क्या है ना। तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि टू, अब एक कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्राइस क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है आप जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन के इक्वल होता है। इसी पे पैटर्न पे जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। कह रहा है कि प्राइस जो है 2.5% इंक्रीज कर गया है जिसकी वजह से आप 9 kg राइस ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको प्रेजेंट कंजप्शन निकालना होगा तो आप कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है। क्योंकि 2.5 के बढ़ने की वजह से 9 kg ज्यादा खरीद पा रहे हैं तो आप कुछ मत करिए। इसी 2.5, 2.5 का मतलब 2.5%, ये 2.5% जब प्राइस बढ़ता है तो 9 kg आप ज्यादा खरीद पाते हैं। यानी इसी की वजह से 9 kg खरीद पाते थे, इसको इसके इक्विवेलेंट हम कर देंगे डायरेक्ट। तो 2.5% इक्वल्स टू 9। तो यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो आप जानते हैं 2.5 का 40 टाइम्स जो होता है वो 100 होता है। तो 9 का 40 टाइम्स करेंगे तो 360 kg मेरा प्रेजेंट कंजप्शन आ जाएगा। कि प्रेजेंट में हम जो है अगर 2.5% जो है प्राइस सॉरी बढ़ रहा है घट रहा है, हाँ अगर 2.5% अगर आप कम हो रहा है तो हम 9 kg जो है ज्यादा खरीद पाएंगे। तो 2.5% इक्वल्स टू 9 kg, तो 100% इक्वल्स टू 360 kg। आप देखिए ये प्रेजेंट कंजप्शन आपका 360 है। तो पहले कंजप्शन कितना रहा होगा, 9 kg बढ़ने के बाद 360 आपका कंजप्शन है। तो पहले क्या था, 9 माइनस कर दीजिए। यानी जो पहले कंजप्शन आपका था, जो आपके घर में चावल खरीदे, 351 kg का कंजप्शन था। ये चीज समझ में आ गई। आगे लाइन क्या कहता है, अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन ये और पूछ सकता था कि प्रेजेंट प्राइस बताइए, प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है और पहले का क्या रेट था। तो हम आसानी से रेट कैसे निकालते थे, कुछ नहीं करते, हमें 1260 दे रखा था ना, हम इसी 1260 को जब 360 से डिवाइड करते हमें प्रेजेंट प्राइस मालूम चल जाता। और जब ऐसी हम 1260 को 351 से डिवाइड करते तो हमको ओरिजिनल प्राइस पता चल जाता। तो प्रेजेंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस अगर एग्जाम में पूछता तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लेते। लेकिन हमें प्राइस नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि अगर प्राइस जो है 12.5% बढ़ जाए तो बताइए कि सेम खर्च यानी 1260 रुपए में आप जो है कितना चावल खरीदेंगे, ये बताना है आपको। तो यानी पैसा तो कांस्टेंट है, यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, घटेगा। सिंपल सी बात है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इंटू कंजप्शन कांस्टेंट होगा। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, घटेगा। अब प्राइस कितना बढ़ गया, 12.5%, 12.5% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज चार्ट में 1/8 होती है। 1/8 की वैल्यू कितनी, 12.5%। प्राइस 12.5% बढ़ गया यानी 1/8 बढ़ गया क्या, प्राइस। तो अगर प्राइस 1/8 बढ़ेगा तो कंजप्शन कितना डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे आ गया। तो अगर प्राइस 1/8 बढ़ रहा है तो कंजप्शन कितना डिक्रीज करेगा, कंजप्शन डिक्रीज करेगा। इसी को इसमें ऐड कर दीजिए 1/9, यानी कंजप्शन 1/9 डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपका कंजप्शन 351 है, इसका 1/9 डिक्रीज कर जाएगा 12.5% प्राइस बढ़ने के साथ। तो अगर हम 1/9 करेंगे, 351 को 1/9 निकालिए, कितना आएगा, 351 को 9 से डिवाइड करिए, 9 3 जा 27, 8 9 जा 81, यानी 39 kg कम आपका कंजप्शन होगा। तो माइनस कर दीजिए, 350 में 39 माइनस करेंगे तो आपका 312 kg जो है आंसर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें फिर से बता दे रहा हूं मैं, प्राइस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस क्या हुआ था, 2.5% कम हो गया था जिसकी वजह से आप 9 kg राइस ज्यादा खरीद पा रहे थे। तो मैंने 2.5% को 9 के इक्वेट करके मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली जो कि 360 आई। ये 360 क्या है, ये आपका प्रेजेंट कंजप्शन है। कह रहा तो पहले कंजप्शन क्या रहा होगा, क्योंकि 9 kg बढ़ने के बाद 360 है तो पहले क्या रहा होगा, 351। तो 351 मैंने लिख दिया, ओरिजिनल कंजप्शन आपका 351 है।
कह रहा है कि अगर प्राइस, तो अगर यहाँ पे रेट नहीं पूछा, अगर मैंने कहा रेट पूछता तो क्या आंसर होता, मैंने आपको बताया कि 1260 बाई 360 करेंगे तो प्रेजेंट प्राइस निकल के आएगा। 1260 को जब आप 351 से डिवाइड करेंगे तो आपका ओरिजिनल प्राइस निकल के आएगा। यहाँ प्राइस नहीं पूछा, उसने कहा अगर प्राइस जो है वो 12.5% बढ़ जाए तो कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना कम। तो मैंने बताया भाई एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट, सेम सम दे रखा है, यानी एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट। तो एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजप्शन में रिलेशन जो होता है इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस 1/12.5% का मतलब 1/8, अगर प्राइस 1/8 इंक्रीमेंट करेगा तो जाहिर सी बात उसका जो कंजप्शन होगा 1/9 डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर कंजप्शन 351 है तो उसका 1/9 कम होगा इस बार प्राइस बढ़ने के कारण की वजह से। तो 351 का जो 1/9 निकालेंगे तो 39 kg कम कंजप्शन होगा। तो 350 में से 39 माइनस कर देंगे तो 312 मेरा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि पी का स्कोर 30% है। अब देखिए पी है, पी का कह रहा है स्कोर जो है आपका है वो 30% है, और कितने मार्क्स पी को माने 30% मिला, और कितने मार्क्स से वो फेल हो गया। कह रहा है कि पी का स्कोर इतने फेल कितने मार्क्स से हो गया वो। कह रहा कि एंड फेल्ड बाई जो है 30 मार्क्स, और ये फेल हो जा रहे हैं 30 मार्क्स से, यानी -30 लिख दे रहा हूँ फेल होने के लिए। क्यू जो है कोई जो इस क्यू का जो स्कोर है वो 40% है, और पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो। 40 मार्क्स जो है मोर देन रिक्वायर्ड पास, जो पासिंग मार्क्स चाहिए उससे 40 ज्यादा इसको मिल जाता है। तो आपको बताना है कि पास परसेंटेज क्या होगा। तो सब पास परसेंटेज तब निकल पाएगा जब आपको टोटल मार्क्स पता हो और साथ ही साथ पासिंग मार्क्स पता हो, तभी आप पास का परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप टोटल मार्क्स निकालिए। टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा, भाई इनको मिला है 30%, इनको मिला है 40%, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30% और 40% का डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप बोलेंगे सर 10% का डिफरेंस आ रहा है। और मार्क्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनको ये -30 ये +40, तो मार्क्स में जो गैप आ रहा है कितने का आ रहा है, -30 और +40 का जो गैप आएगा 70 का आएगा। ये सारी चीजें बताता रहता हूं मैं। तो 10% की वैल्यू 70 है, तो 100% की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। सीधे सीधे दिख रहा है कि 7 × 7 × 700। ये 700 क्या निकल के आया, ये 700 आपका टोटल मार्क्स निकल के आ गया। टोटल जो मार्क्स है पेपर का वो निकल के आया कितना है। अब चलिए पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा। पासिंग मार्क्स आप पी से भी निकाल सकते हैं, क्यू से भी निकाल सकते हैं। अब पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, पासिंग मार्क्स निकाल लीजिए। पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा भाई, देखिएगा। पी को लेकर चलते हैं अगर, तो पी को मिला है टोटल का 30%, तो 700 का जब आप 30% निकालेंगे, तो मैं ओरली कर रहा हूं भाई, सब निकालने की जरूरत नहीं है। 700 का 30% का मतलब 3/10, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 70 × 3 करेंगे 210 आएगा। तो 210 और 30 से फेल हो गया था, यानी 30 और मिल जाता तो पास हो जाता। इसका मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स होगा वो 240 होगा। कितना होगा, 240। तो 240 मार्क्स मिला है 700 में से, तो पासिंग परसेंटेज आप आसानी से निकाल लेंगे कि भाई हमें 240 मार्क्स मिला है 700 में से, तो कितना परसेंट मिलेगा, ये आसानी से निकल जाएगा। 240 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर डेसिमल में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 7×3 जा 21, 3 7×4 जा 34 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा और बताना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं पी और क्यू का डिफरेंस देखिए 10%, मार्क्स में डिफरेंस 70 का, यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो आपका टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा। फिर आपको पासिंग मार्क्स निकालना होगा, तो मैंने पी के हेल्प, पी से लेकर के पी की जो कंडीशन दे रखी थी उससे हमने पासिंग मार्क्स निकाल लिया। हालांकि क्यू से भी निकाल सकते हैं आप। क्यू से निकालते कैसे निकालते, 700 का 40% निकालते 280, ये 40 ज्यादा पाया था पासिंग मार्क्स से, तो 40 माइनस कर देते, तो 280 में से 40 माइनस करते तब भी 240 आता। तो हमने यहाँ से 240 निकाल लिया पासिंग मार्क्स। तो 240 700 में अगर मिलता है तो परसेंटेज कैसे निकलता है, 240 अपॉन टोटल इंटू 100। तो यहाँ से हमारा पासिंग परसेंटेज आ जाएगा
34.2%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अमन जो है 50% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। तो अमन, इफ इनकम इंक्रीज बाय 20, अच्छा ठीक है, अमन है। अमन क्या करता है, देखिए तीन चीजें होती हैं आपके। एक होती है आपकी इनकम, एक होती है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग। एक होता है तीन चीजें। तो अगर अमन अपनी इनकम का 50% जो स्पेंड कर देता है, यानी इससे अगर अगर उसकी इनकम 100 है, तो अगर 50 उसने क्या किया, खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात उसकी सेविंग कितनी रही होगी, 50 रही होगी। 100 रुपए था, 50 रुपए उसने 50% माने की 50 रुपीज खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास, सेविंग उसकी 50 रहेगी। अगर इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, अगर इनकम क्या कर दिया उसने, 20% बढ़ा दिया, यानी 120 कर दिया, और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है 10% बढ़ा दिया जाए। अगर एक्सपेंडिचर को 10% इंक्रीज करेगा, तो 50 का 10% कितना आएगा, 5। तो 50 में 5 बढ़ा, 10% निकाल लीजिए, 50 का कितना, 5 आएगा, तो 5 बढ़ा देंगे अगर एक्सपेंडिचर, तो कितना आ जाएगा, 55। तो अगर इनकम 120 है, एक्सपेंडिचर 55 है, तो सेविंग कितनी है, 120 में से 55 माइनस कर दोगे, तो आपकी सेविंग निकल के आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो 120 में से 55 माइनस करो तो कितना निकल गया, अरे भाई हमारे 120 रुपया कमाते हैं, 55 रुपया हमने खर्च कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास, तो 120 में से 55 माइनस कर दीजिए, तो 65 आ जाएगा। तो 65 आपकी सेविंग आ जाएगी, न्यू सेविंग। तो कह रहा है बताइए कि सेविंग कितनी इंक्रीज कर गई। भाई सेविंग हमारी थी कितनी, सेविंग हमारी थी पहले कितनी, 50, अब कितनी हो गई, 65। तो 50 से अगर 65 हो गई, कितनी इंक्रीज कर गई, 50 सेविंग पहले थी, अब 65 हो गई, कितनी इंक्रीज कर गई। आप बोलेंगे सर 15 इंक्रीज कर गई। ठीक, कितनी सेविंग, 50, कितनी परसेंट इंक्रीज कर गई, 100 से मल्टीप्लाई। तो आसानी से निकल के आ जाएगा। 50, 150 से कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 15 × 2 करेंगे, तो 30% मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि राहुल जो है अपने टोटल इनकम का 10% सेव करता है। तो मान फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का, इनकम, फिर आपका एक्सपेंडिचर, फिर आपकी सेविंग। तो राहुल क्या करता है, अपनी मान लिया 100 इनकी इनकम सपोज दैट है, वो अपनी कह रहे हैं कि इनकम का 10% जो है सेव करता है, यानी 100 का 10%, यानी इसमें सेविंग कर रहा है। तो अगर 100 रुपए में से 10 रुपए सेविंग कर रहा है, तो 90 रुपए तो खर्च कर दे रहा है, इधर हो जाएगा। कह रहा है इफ ही इंक्रीज हिज एक्सपेंसेस बाय 20%, कह रहा है उसने अपने एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया। अगर वो अपना एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा देगा, यानी 120%, 90 का 120% निकालेंगे, ओरली पता होना चाहिए आपको, 108। तो लग लेंगे ना, उसने अपने एक्सपेंडिचर को अगर 20% बढ़ा दिया, बट हिज प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ सेविंग रिमेन द सेम। बड़ी अच्छी लाइन कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था। उसने कहा कोई राहुल जो है अपनी इनकम का 10% सेव करता है, 90 रुपए खर्च करता है, 90 में 20% उसने अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, यानी एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, 10, उसका एक्सपेंडिचर हो गया 108। कह रहा है लेकिन उसकी जो सेविंग है ना, वो पहले जैसी ही है, कह रहा है ना, बट हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग रिमेन्स, जो परसेंटेज ऑफ सेविंग है वो हमें सेम ही है। यानी कि 10% ऑफ सेविंग पहले कितनी थी, परसेंटेज ऑफ सेविंग पहले 10% थी, तो एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बाद भी परसेंट ऑफ कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेविंग 10% है। तो 10% अगर सेविंग अभी भी है, इसका मतलब जो खर्च कितना है, हम 10% सेव कर रहे हैं, इसका मतलब हम खर्च कितना कर रहे हैं, 90% खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे खर्च कितना कर रहे हैं हम लोग, 108। इसका मतलब ये हुआ कि 90% हमारे एक्सपेंडिचर इस टाइम है, और एक्सपेंडिचर हम कितना हमारा है, 108। तो 90% की वैल्यू 108 है, तो मगर मैं यहाँ से 100% निकालूं तो कितना आएगा, सीधे सीधे 12 गुना दिख रहा है। देख लीजिए, 12, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर लीजिए, 9 12 जा,
तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 10 यूनिट की निकालेंगे तो 120 आ जाएगी। ये 120 क्या आ जाएगी? इनकम। इसकी इनकम कितनी आ जाएगी? 120। तो 108 रुपए खर्च है, 120 रुपए इनकम है, तो सेविंग कितनी है? क्या पूछा था आपको? तो हाँ, सेविंग निकालना ही नहीं, आपसे बोला था कि उसके जो है, आपसे पूछा था उसकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम सेविंग पे जाना ही नहीं है, सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट होगा देख लीजिए आप। पहले सैलरी आपकी 100 थी, आपकी इनकम कितनी थी? 100 थी, अब कितनी होगी? 20। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 20%। दिख रहा साफ साफ। तो मेरा आंसर हो जाएगा 20%। फिर से एक बार देख लीजिएगा। राहुल ने अपनी इनकम का कह रहा है कि 10% सेविंग करता है, 100 इनकम है, 10 सेविंग कर रहा, 90 उसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसने क्या किया? अपने एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया, तो 90 का 20% निकालेंगे तो 18 बढ़ जाएगा। तो 90 में 18 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो यानी अब उसका एक्सपेंडिचर 108 आ रहा है। कह रहा है अब भी उसका जो एक्सपेंडिचर वो 10% ही है। तो अगर सॉरी, उसका जो सेविंग है 10% ही है। अगर उसकी सेविंग 10% है, यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 90%। और 90% की वैल्यू एक्सपेंडिचर है कितना? 108। यानी 90% की वैल्यू 108 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। 120 माने क्या? उसकी इनकम आ जाएगी 120। तो पहले इनकम आपकी 100 थी, अब इनकम आपकी 120 है, तो कितना परसेंट इनकम इंक्रीज कर गई? 20%। ठीक है, ये सैलरी आपकी होगी 20%। आगे चलते हम लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़े, क्या कह रहा है? इन इलेक्शन में टोटल 5 लाख वोटर हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कह रहा है कि अ कैंडिडेट गॉट 2,55,000 वोट विच वॉज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। आप जानते हैं कि हार जीत का जो फैसला होता है वैलिड वोटों पे ही होता है। तो कह रहे कैंडिडेट को 2,55,000 वोट मिलते हैं, जो कि वैलिड वोट का 60% है। वैलिड वोट का 60% है। यानी अगर मैं आपको कहूं, हाँ ठीक है। तो अगर वैलिड वोट कितना है निकल नहीं जाएगा? वैलिड वोट का अगर 60% की वैल्यू दे रखी है 2,55,000, 2,55,000 वैलिड दे रखी है आपको। तो अगर तो बताइए, मैं पूछूं कि वैलिड वोट कितना है, अगर मैं 100% के लिए यहां से निकालूं कितना आ जाएगा? निकाल लीजिए कितना रहा है। तो 60% की वैल्यू 2,55,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? निकाल लीजिए। यहाँ से डिवाइड कर लेंगे कितना, देखिए आप निकालें, डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 24 एक 4,05,000 कितना आ जाएगा देख लिए? 42,500। 2,55,000 था, 60% निकालेंगे, 6 24 हाँ, 42,500 आएगा। ठीक है, 4250 आएगा। एक जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आ जाएगा 4,25,000। 4,25,000 देखिएगा निकल के आ जाएगा आपका। 4,25,000 वोट आएगा 100%, यानी जो वैलिड वोट है वो 4,25,000 है। तो 5 लाख वोट टोटल है। टोटल कितना आपका? 5 लाख वोट है। उसमें से 4,25,000 वोट जो आपका वैलिड है। ठीक है, तो इनवैलिड वोट कितना हुआ? इनवैलिड वोट कितना होगा आपका? 75,000। भाई 5 लाख में से 4,25 अगर वैलिड है तो 75,000 वोट क्या होगा? तो 75,000 वोट आपका जो होगा वो इनवैलिड होगा। क्या होगा? इनवैलिड। वही बोला था कि टोटल का कितना परसेंट इनवैलिड है। तो 5 लाख का कितना परसेंट 75,000 होता है? ओरली बता सकते हैं आप लोग कि 5 लाख का जो है 15% जो होता है इनवैलिड होता है। तो 15% मेरा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था भाई। 75,000 में से आप खुद सोचिए ना, 5 लाख में से अगर 75,000 इनवैलिड है तो आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर लीजिए। 5 लाख नीचे लिखिए, 5 जीरो इंटू 100 करिए। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सब तो कैंसिल। 75/5 करेंगे, 15% आएगा। तो 15% और जो आपका होगा इनवैलिड होगा। तो ये आपसे पूछा था, तो कुछ नहीं करना था, आप आसानी से इसको जो है
निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इफ x% ऑफ ए, देखिएगा, x% ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए इज द सेम y% ऑफ बी। फिर मैं 100 नीचे ना ले तब भी काम चल जाता, y% ऑफ बी। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू वाई बी आएगी। यहां से अगर मैं बी के वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी को इक्वल्स टू आएगा एक्स ए बाई वाई। क्या आ जाएगा, बी वैल्यू आ जाएगी एक्स ए बाई वाई। सिंपल से देखिए, वाई इधर डिवाइड कर देगा। आपसे पूछा है Z% ऑफ बी, तो Z% ऑफ बी कितना होगा ये आपको निकालना है। तो Z/100 ऑफ बी की जगह आप लिख देंगे XA/Y। 100 का मतलब Z/100 में Z% लिख दिया है आप, परसेंट ही रहने दीजिए ऐसे ही। तो Z% ऑफ XA/Y, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में y आएगा। तो डिनोमिनेटर में y कहाँ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में y देखिए यहाँ पे दिख रहा है। एक्स जेड, देखिए x और z ऊपर रहेगा, a यहाँ रहेगा। देखिए x परसेंटेज कहीं भी लग सकता है, परसेंटेज z के साथ भी लग सकता है, एक ही साथ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स जेड ऊपर रहेगा, a ऊपर रहेगा, y नीचे रहेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा मत समझिए कि कोई नई चीज है ये जेड लिखा हुआ है ना, तो हम एक्स जेड को ऐसे लिख दें एक्स जेड, और परसेंट जो हम ए के साथ लगा दें एक्स जेड, और नीचे देखिए वाई तो है ही है, ऐसे लिख दीजिए परसेंट ऑफ, हम ए लिख दें। बात तो एक ही है। तो ये चीजें चाहे के चाहे ये चीज के, दोनों चीजें एक ही है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो x% ऑफ है y% ऑफ बी के बराबर था, तो यहाँ से बी निकाल दिए। Z% ऑफ बी निकालना था, Z% ऐसे रहेगा, और बी की जगह XA/Y लिखेंगे, आंसर मैच करा लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, कह रहा है एक को मिलता है 30% ऑफ द टोटल वोट और डिफीटेड बाई 15,000। देखिए अगर विनिंग कैंडिडेट को आपको मिल रहा है, कितना वोट मिल रहा है 30%, ना कह रहा है गॉट 30% टोटल, नहीं, हारे हुए कैंडिडेट को मिल रहा है 30%। और जो, देखिए फिर से देख लीजिएगा, आपसे कह रहे एक कैंडिडेट को मिलता है 30% वोट और वो 15,000 से हार जाता है, यानी लूजर जो कैंडिडेट है उसको 30% मिला है, तो विनिंग को मिला होगा 70%। और जो गैप आ रहा 30 और 70 वाले, हारने वाले और जीतने वाले जो कैंडिडेट है उनके बीच जो गैपिंग आ रही है वो 40% की आ रही है, यानी 40% से हार जीत हुई है। और हार जीत जो वोटों में दे दे रखी है कि कितने वोट से हारे हैं, वो 15,000 से, यानी 40% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 15,000। आपसे क्या पूछा है, तो विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा, यानी 70, विनिंग कैंडिडेट को मिला है 70%। तो 70% की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। 40% की वैल्यू 15,000 है, 70% की वैल्यू जो भी होगी, आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल। और 7 का मल्टीपल अगर आप देख पा रहे हैं, 7×3 = 5, यही पहला ऑप्शन राइट आंसर, यही आपका 7 का मल्टीपल है। बाकी कोई ऑप्शन 7 के मल्टीपल नहीं दिख रहे हैं। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते सॉल्व कर ले, 0 0 कैंसिल कर लो, और 4 से इसको डिवाइड करो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26,250 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग डीएस हम लोग पढ़े हैं भाई, क्या मल्टीपल कॉन्सेप्ट पढ़े, तो हम लोग क्यों लगाने जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग मल्टीपल देके आंसर कर देंगे, 2 6 5 2 5 0, बाकी किसी में 7 से कैंसिल नहीं होगा। जिनको जिनको मल्टीपल नहीं समझ में आ रहा है वो मल्टीप्लाई करके आंसर करें। आई थिंक समझ में आ गया, कुछ नहीं था। एक कैंडिडेट को 30% मिला, एक को 70% मिला हुआ, जितने वाले को, दोनों का गैप कितना 40%, 40 की वैल्यू दे रखी 15,000, 70% को निकाल नहीं जाएगी, आसानी से निकाल लेंगे, 26,250 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, हालांकि इसको एक रीजनिंग में भी इसको काउंट कर सकते हैं, और चूंकि इसमें परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ था इसलिए मैंने इसको परसेंटेज चैप्टर में ले रखा है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, इन कॉलेज बी ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनी वन ऑफ बोथ स्पोर्ट, हॉकी और फुटबॉल की बात कर रहा है।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हॉकी और फुटबॉल की बात कर रहा है। मान लेते हैं, देखिए हॉकी है, ये आपका फुटबॉल है। कलर करते जाइएगा। देखिए ये वाला जो है आपका, जो ये मैंने जो मैं कलर कर रहा हूँ व्हाइट से सिर्फ, ये आपका ओनली हॉकी है। क्या है? ये ओनली हॉकी है। अगर मैं इसको भी कलर कर दे तो समझाने के लिए सब कर रहा हूं मैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये आपका ओनली फुटबॉल है। क्या आपका है ये ओनली फुटबॉल है। और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये कॉमन पार्ट है। ये जो बीच का दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये दोनों ये कॉमन है। ठीक है। इवेंट डायग्राम आप समझ में आ गया आपको, ये ओनली फुटबॉल है। ये देखिए हॉकी का था, ये आपका फुटबॉल। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। इन कॉलेज भी ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेट एनी ऑन ऑफ द बोथ द स्पोर्ट हॉकी एंड फुटबॉल। 36% ऑफ द स्टूडेंट पार्टी, देखिए लिख रखा है क्वेश्चन में, 36% जो लोग हैं वो दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी बीच वाली जो वैल्यू कॉमन दे रखी है, ये 36% है। कितनी दे रखी है ये वाली? ये 36% दे रखा है आपको क्वेश्चन में। कह द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ओनली फुटबॉल। कह रहा जो ओनली फुटबॉल है वो 120% मोर देन है ओनली हॉकी से। 120% का क्या मतलब होता है? और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली ओनली वन दोज ऑफ द स्पोर्ट इज 960। टोटल मिलाकर के 960 कर रहा है दोनों मिला के। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो ओनली फुटबॉल है ये 120% ज्यादा है ओनली हॉकी से। 120% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगी? 120/100 करेंगे, 6/5 आएगी। तो 6/5 ज्यादा है कौन? फुटबॉल किससे? हॉकी से। अगर हॉकी 5 है तो फुटबॉल 6 यूनिट ज्यादा, यानी 11 यूनिट है। अगर ये हॉकी 5 यूनिट है तो फुटबॉल कितना यूनिट हो जाएगा? 6, 5, 11 यूनिट। तो ओनली फुटबॉल 11 यूनिट, ओनली हॉकी 5 यूनिट। तो अगर यूनिट में बताएं हम कि ओनली हॉकी और फुटबॉल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 16 यूनिट। 11, 5, 16। तो 16 यूनिट ओनली हॉकी और ओनली फुटबॉल है। और क्वेश्चन में दे रखा कुल कितना है? 960। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितने लोग हैं पार्टिसिपेट करें? 960। तो 16 यूनिट की वैल्यू अगर 960 है तो वन की निकल जाएगी 60। तो अगर यहां से मैं ओनली फुटबॉल निकालूं तो कितनी आ जाएगी? ओनली फुटबॉल अगर मैं निकालता हूं, वो 11 यूनिट है। अगर एक की 60 है तो 11 की कितनी हो गई? 660। अगर मैं कहूँ ओनली हॉकी कितनी होगी, वो 5 यूनिट है, तो 60 का 5 टाइम्स करेंगे तो 300 आ जाएगी। एक बात और बताइए, अगर कॉमन वाला जो वैल्यू दे रखे दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले 36 हैं, तो ओनली हॉकी और ओनली फुटबॉल को में पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो परसेंटेज में कितने होंगे? भाई कुल मिला के 100% होता है। तो कॉमन वाला अगर 36% है तो ओनली हॉकी ओनली फुटबॉल वाले जो स्टूडेंट होंगे 64% होंगे। और 64% की वैल्यू दे रखी है, वही 960 के बराबर होगा। यूनिट में भी वही चीज है, बाकी परसेंट में वही चीज है। ये अगर ये 960 के बराबर है, 64% जो इक्वल टू है 960। तो अगर मैं यहां से कॉमन वाली वैल्यू निकालू 36%, जो कॉमन वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होगा? निकाल नहीं ले जाएंगे? ये डायरेक्ट देखिए कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल कर लीजिए। 16 4 जा 64, यहाँ 16 से कैंसिल करेंगे हम लोग। 16 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 60 आएगा। 4 की वैल्यू अगर 60 है तो एक की निकल के आएगी 15। 36 की निकालेंगे, 36 × 15 करेंगे तो 540 आ जाएगी। यानी जो कॉमन वाला जो 36% था, इसका जो नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 540 आ रहा है। कितना आ रहा है? 540 स्टूडेंट जो है वो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या कह रहा है कि हॉकी में पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट हैं, फाइंड द रेशियो। आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन हॉकी टू दो दिन ओनली फुटबॉल। हॉकी में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई? 300 ये
ओनली हॉकी और 540 दोनों मिला करके, तो 540 में 300 ऐड करेंगे। हॉकी में जब बात करेगा तो बीच वाला भी जुड़ेगा, ओनली हॉकी वाला भी जुड़ेगा। ओनली हॉकी वाला है 300 और बीच वाला वैल्यू है 540, दोनों ऐड कर लेंगे तो 840 ये हो जाएगा। और ओनली फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो 660 है। इसी का रेशियो निकालना है तो निकल के चल नहीं आएगा। फोर से आप कैंसिल कर लो, 6 से। 6 14 जा और 6 11 जा, तो 14 और 11 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन हॉकी पार्टिसिपेटेड इन ओनली हॉकी। देखिए, ओनली हॉकी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 300, और हॉकी में कितने करेंगे? मैंने अभी पिछले आपको बताया था कि 300 में 540 ऐड कर लीजिएगा, 840। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए कितना रहा, 6 5 जा और 6 14 जा। 1/14 आप जानते हैं कितना होता है? 7, 1/7%। 1 बाई ये होता 1/14। तो अगर 5/14 निकालना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में। तो 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5/7%, यानी कि 35/7% आ जाएगा मेरा। यानी आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा यहाँ पे सॉल्व करने में, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका 10-10 सेकंड में लगेगा। अगर आप 1 मिनट इसमें देते हो पूरा सॉल्व करने में, तो बाकी के दो क्वेश्चन जो होंगे आपके 10-10 सेकंड में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है परसेंटेज चैप्टर से डिस्कस किए हैं। काफी डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स पीवाई को मैंने प्रैक्टिस आपको कराई दी है, और भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी ई बुक है जिसके अंदर हम लोगों ने 2500 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके एनटीए के पैटर्न पर हैं, तो वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस करके करके क्वांट सेक्शन में 100% मार्क्स जो है आसानी से ला सकते हैं। और ये जितने भी पीवाईक्यू के आपको कराए जाएंगे, इनके सारे पीवाईक्यू भी इस ई बुक के अंदर जो है अपडेट कर दिए जाएंगे। बात समझ में आई? जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना यूट्यूब पे, ये सारे के सारे इसकी पीडीएफ भी जो है ई बुक के अंदर रहेगी। तो काफी अच्छी बुक है, इसको आप परचेज करके अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तभी आता है जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो। जब तक आप मॉक नहीं देंगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर विदाउट मॉक के आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका पेपर छूट जाएगा। क्योंकि हर साल का, पिछले 4-5 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि हर साल स्टूडेंट आगे कहता है कि मेरा पेपर छूट गया, पेपर आज मुझे आ रहा था, मैंने कर नहीं पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो मॉक नहीं देता है। तो जो लोग मॉक नहीं देंगे वो पेपर को विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप जो है मॉक आपको 100% देना ही होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे जो है 30 फुल लेंथ मॉक हैं CQP 12 के लिए। वो सारे के मॉक जो जितने भी मॉक हैं वो सारे एनटीए पैटर्न बेस्ड हैं और एरर फ्री हैं। साथ ही साथ उसमें 90 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा आपको। तो आप इस मॉक को परचेज करके अपने जो है स्पीड को इनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी भी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। अगर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो क्वेश्चंस को जिस तरह हम लोग सॉल्व, देखिए जिस तरह मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, ऐसे ही क्लासेस भी आपको दी गई हैं कि आपको इसी तरीके से क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराया भी गया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो उनको नहीं आते हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है क्लासेस को अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका क्वांट का है नहीं। 40 क्लास में सारी क्लास जो है आपका जो पूरा जो है आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप दो दो क्लास एक दिन में देखेंगे तब भी 20 दिन के अंदर, अगर मैं कहूँ कि आज अगर आप 20 जनवरी मान लेते हैं कि 18 जनवरी जो भी है, तो अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेकर के 20 आप समझिए कि मिड फरवरी से पहले तक का जो है आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 1 मंथ बचेगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जो लोग अभी तैयारी नहीं की है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आज वो बैच को परचेज कर लें। उसमें उनको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। अलग से उनको मॉक टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। ये बुक भी उनको अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, उसी के अंदर दे दी जाएगी। तो बाकी दो चीज इनको जो है क्लास के जो अगर कोर्स परचेज करेंगे, दोनों चीजें फ्री में दे दी जाएंगी, उसमें ऐड कर दी जाएंगी। तो अपने कभी भी अपने कॉन्सेप्ट को आप विद इन 1 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। तो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, जिनकी तैयारी कंप्लीट हो, ई बुक और मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करें।
और जिनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो बैच को परचेज कर लें, उसमें उनको मॉक भी मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगी, साथ ही साथ जो है अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी थी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और चैप्टर के साथ जो है पूरे पीवाई को डिस्कस करेंगे, जो भी आपके सिलेबस में दे रखा 9 टॉपिक, उसमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।